बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में कब्रिस्तान की दीवार को टूटने और तोड़े जाने को लेकर रोकने के लिए शहर के विधायक इकबाल महमूद ने जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा से मिलकर महमूद पैरवी की, जिस पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कब्रिस्तान की दीवार के कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी दीवार को तोड़ने के आदेश दिए। शुक्रवार को शहर विधायक इकबाल महमूद ने जिलाधिकारी मनीष बंसल से मिलकर बताया कि इस मोहल्ले में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक निवास करती है। यहाँ के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। मोहल्ला नाला व चौधरी सराय के लोग हमसे मिले, जिनके मोहल्ला नाला पर कब्रिस्तान है। वहां पर कब्रिस्तान के पास वे सड़क भी काफी दूर है। वहां से यह स्टेट हाईवे है, वहां से देख लें तो आज तक किसी तरह की कोई बातें सामने नहीं आई। वहां पर बुलडोजर चलवा दिया गया। कब्रिस्तान में जो दफन थे उनकी हड्डियां व कफन निकल रहा है। यह सब चीजें ठीक नहीं है और इससे आपस में तनाव पैदा होगा। संभल में कोई ऐसा काम न हो जिससे शांति में खलल पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने यही बात डीएम मनीष बंसल से की। डीएम ने मामले को खुद संज्ञान में लेकर देखने की बात कही। संभल पुराना शहर है और यहाँ मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है और यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। अभी मोहल्ला नाला के बहुत सारे लोग हमसे मिले, चौधरी सराय के मिले, जिनके कब्रिस्तान है वहां पर। उस कब्रिस्तान के ऊपर वो सड़क के किनारे है और सड़क भी काफी दूर है वहां से, और ये स्टेट हाईवे है। इसकी नाप तोल कर लें, जहाँ स्टेट हाईवे खत्म होता है उसके बाद देख लें। आज तक कोई बात सामने आई नहीं इस तरह की, और वहाँ बुलडोजर चला दिया गया। जो हमारे मुर्द दफन थे वो वहाँ पे उनकी हड्डियां निकली हैं, कफन निकला। तो ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, तनाव पैदा होगा। संभल में ऐसा काम ना हो जिससे तनाव पैदा हो, यहाँ की अमन शांति को। उत्तर प्रदेश लाइव। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नगर पंचायत चुनाव के लिए कमर कस लिया है और सिकंदरपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां मन से कहा कि सदन से लेकर सड़क तक लड़ने वाला हमसे ज्यादा कौन ऐसा नेता है जो तोप बन रहा है। वहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए है, तो बहुजन समाज पार्टी का 1 और भाजपा का 6 एमएलए है और बची 2 पार्टी है, भाजपा और सपा। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में घुसना है। 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारी पार्टी 6 विधायक निकाल दो। तुलना कर लो किस पार्टी से। अगर हम कमजोर हैं तो तेरी लड़ाई सदन में लड़ने में तो हमको वोट मत देना। अगर तेरी लड़ाई लड़ने में 1 नंबर पर है तो बूथ पर लाइन लगाकर छड़ी पर वोट देना। वहीं चुनौती भरे लहजे में कहा कि दुर्भाग्य रहा हमारा कि मैनपुरी में मेरा पर्चा खारिज हो गया, उसका लाभ मिल गया। वहीं अपने पार्टी के बारे में बताया कि तो उसे ना टकराएगा, तू जो मर्जी तो करो। बोले सही कहते गलत कहते। आज हमसे ज्यादा सदन में लेके सड़क तक आवाज बुलंद करे वाला, लड़े वाला के नेता हो जी बहुत अपने के तो बनत हो। हम ना कहते हम तो पहले की सही बात लड़ीला, यही बदे हम बार बार आगाह करतीला कि देखा हमने का जो लड़ाई हो गरीब कमजोर वंचित समाज का लड़ाई है। चल हो कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के यूपी में 2 एमएलए हैं, बहुजन समाज पार्टी का 1 एमएलए बा और भारतीय समाज पार्टी का 6 एमएलए बा। तो ये दोनों पार्टी तो पीछे बाने, ये दोनों पीछे बचल 2 बा, भाजपा और सपा। यही दोनों के बीचवे में घुसे के तब दूसरे नंबर पर आवल जाए। हम जुगाड़ बनावा थे, घबरा हमार जुगाड़। उत्तर प्रदेश लाइव। उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के 15 ब्लॉक के सोनाडीह गांव में बन रहे पंचायत भवन में काफी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। जहां पंचायत भवन में 3rd क्लास की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सफेद बालू के द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आप पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पंचायत भवन के निर्माण कार्य में ईंट लगाई जा रही है वह पूरी तरह से 3rd क्लास की ईंट है
और जो ईंट दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से मिट्टी है। थर्ड क्लास की ईंट से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव के मिले भगत से बड़ा खेल चल रहा है। जब इसकी जानकारी ग्राम सचिव से ली गई तो उनका कहना था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि 22 लाख की लागत से बनने वाले इस पंचायत भवन की नींव जब कमजोर होगी तो क्या ये टिक पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। गुड्डू गुड्डू कहाँ के रहने वाले हो? ठोल पाली का। ये क्या बन रहा है और ये क्या बना, पंचायत घर बन रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? क्या यही सब जो मिल रहा है देखिए आप। इसमें जो ईंट लग रहा है कैसा ईंट लग रहा है? ये तो ये 2 नंबर का है। हाँ, 2 नंबर है या थर्ड क्लास का है? क्लास का। और कौन सा बालू इस्तेमाल किया जा रहा है? ये उजाला वाला बालू है, लाल वाला मिक्स है। सफेद बालू है। हाँ। तो क्या सफेद बालू को जैसे प्रतिबंधित सरकार की है तो कि सरकारी कामों में सफेद बालू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? सफेद बालू ही लगाया जा रहा है। ये तो प्रधान का और जो इसमें के कर्मचारी है उसी को न मालूम होगा क्या करता है वो लोग। तो कोई सरकारी अधिकारी देखने आता है पंचायत भवन के निर्माण कैसे हो रहा है? क्या नहीं आता। प्रधान मनमानी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार यादव। रमेश कहाँ के रहने वाले हो? सोनाडी एक बेटी है। ये क्या बन रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ पे पंचायत भवन बन रहा है सर। तो क्या दिख रहा है अभी पंचायत भवन में? किस तरह की अनियमितता देखी जा रही है? अभी कुछ दिख नहीं रहा है सर, सिर्फ दीवार लगाया गया है और पिलर खड़ा किया गया है 2-4। हाँ। ये इसमें कौन सा बालू से इस्तेमाल किया गया है? थोड़ा वाइट बालू है, थोड़ा रेड बालू है और थोड़ा सा गिट्टी भी है और थोड़ा ईटा भी है। ये देखा जा रहा है कि ईटा जो लगाया जा रहा है इसमें थर्ड क्लास का ईट, कैसा ईट है ये? थर्ड क्लास का ईट है सर। थर्ड क्लास का ईट है। तो क्या देख रहे हैं सर, पूरा थर्ड क्लास का ईट है। अच्छा, तो क्या ये थर्ड क्लास के ईंट पर ही पंचायत भवन बनाई जा रही है? थर्ड क्लास के ईंट पे तो हम सिर्फ नेल दाबते हैं, ये तो पूरा पंचायत भवन में ही बन रहा है। देखा जा रहा है कि खाली सफेद बालू दिख रहा है यहाँ पे अभी। हाँ सर, दिख रहा है सफेद बालू। देख लीजिए, उधर दिखा दीजिए सफेद बालू। उत्तर प्रदेश लाइव। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सभी जिले के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अपने अपने जिलों की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। तो इसी क्रम में जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार ट्रैफिक इंचार्ज संजय मिश्रा ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई जिला परिषद स्थित चौराहे पर बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक चालकों को रोका और यातायात नियमों के साथ उनको शपथ दिलाई। और वहीं सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वालों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहेगी और हेलमेट लगाकर बाइक चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वालों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहेगी। और लोगों को ट्रैफिक इंचार्ज ने शपथ दिलाई और कहा कि यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाएं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यातायात नियमों के पालन करने के लिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है। उन्हीं सब के क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा के संबंध में कलेक्ट्रेट के तमाम कर्मचारियों और कुछ बाहर से आए हुए लोगों को शपथ दिलाएगी कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, मोबाइल फोन पे बात करते हुए गाड़ी न चलाएं। उत्तर प्रदेश लाइव। जालौन के कालपी में उरई नगर पालिका चेयरमैन अनिल बहुगुड़ा के दामाद ने यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। युवक को यमुना नदी में कूदते किसी ने देखा नहीं। सुबह लोगों ने नदी के किनारे कार खड़ी देखी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से बात किया तो युवक के गायब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद गोताखोरों की टीम के साथ कालपी व कानपुर देहात के पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कालपी और कानपुर देहात के बीच में यमुना नदी पुल की है। उरई नगर पालिका चेयरमैन अनिल बहुगुड़ा के दामाद विपुल गुप्ता और संदीप गुप्ता उम्र 42 वर्ष, निवासी मोहल्ला तुलसी नगर कानपुर देहात के हैं और व्यापार करते थे। शुक्रवार रात करीब 9 बजे विपुल गुप्ता अपनी कार लेकर घर वालों से बिना कुछ बताए घर से निकले। इस दौरान वह कालपी की यमुना नदी को क्रॉस करके कानपुर देहात के सीमा में पहुंचे
और वहां अपनी कार खड़ी करके पुल के नदी से छलांग लगा दी, जिससे वह पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश लाइव। गाजियाबाद में 8 साल के विदेशी बच्चे से कुकर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। ये वारदात शादी समारोह के दौरान होटल के बाथरूम में हुई। पुलिस ने इस मामले में नितेश नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार दिल्ली के छतरपुर में अपने जानकार के घर पर आकर ठहरा हुआ था। इसके बाद ये परिवार गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में आया था, जहां गुरुवार रात शादी समारोह था। इस परिवार का 8 साल का बच्चा टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में गया। बताया जा रहा है कि वहां उसे एक व्यक्ति ने दबोच लिया और कुकर्म करने का प्रयास किया। इतने में बच्चे का पिता वहां पहुंच गया और आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। इसके बाद वहां पुलिस बुलाई गई और आरोपी को हवाले कर दिया गया। मसूरी थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र चंद पंत ने बताया कि आरोपी की पहचान नितेश के रूप में हुई है। वो मेरठ जिले में गंगानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। विदेशी फैमिली के रिश्तेदारों ने मसूरी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक शादी के फंक्शन में एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसके अंतर्गत एक 8 साल के विदेशी नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। शादी में ही आए हुए एक युवक ने उसके साथ ये करने का प्रयास किया। जैसे ही रिपोर्ट मिलते ही एफआईआर लिखी गई। एफआईआर होने के बाद उसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश लाइव। बीते 4 दिसंबर को शुरू हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 7 दिवसीय संस्थापन सप्ताह समारोह का समापन हो गया। मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। बता दें कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं और लोकसभा अध्यक्ष बीते 7 दिन से चल रही प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत किए। कार्यक्रम में कुल 800 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा मुख्यमंत्री का प्रेरणादायी संबोधन विद्यार्थियों को भी सुनने को मिला। उत्तर प्रदेश लाइव। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी से शादी और करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक महिला ने पहले अपने ससुर और फिर पति की हत्या कर दी। पुलिस विभाग में स्टेनो रहे ससुर की दवाओं का ओवरडोज देकर इतनी सफाई से मारा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वही युवती ने पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी, लेकिन अस्पताल में 5 दिन इलाज के बाद वह बच गया। पति हमले में तो बच गया, लेकिन अपनी पत्नी के खौफनाक इरादों से नहीं बच पाया। घर पर पत्नी ने उसे दवाओं का ओवरडोज देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट के जरिए इस हत्याकांड का खुलासा किया। कानपुर का ऋषभ तिवारी हत्याकांड किसी क्राइम फिल्म की स्टोरी जैसा है। सिवली रोड पर रहने वाले ऋषभ तिवारी की सपना से शादी हुई थी, लेकिन सपना का कृष्णनगर के रहने वाले राजू से चक्कर चल रहा था। शादी के बाद से ही ऋषभ और सपना में विवाद होने लगा। इसके बाद सपना ने प्रेमी राजू के साथ मिलकर पति ऋषभ और ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले सपना ने अपने स्टेनो ससुर को दवाइयों का ओवरडोज देकर बाहर से बेहद साफ सफाई तरीके से मार दिया। फिर पति की सुपारी देकर उसे भी मारने का प्लान बनाया। पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपए दी, सुपारी दी और पति पर हमला करवाया, लेकिन इलाज के दौरान वह बच गया, मगर अपनी पत्नी के खौफ इरादों से नहीं बच पाया। घर पर पत्नी ने उसे दवाओं का ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा ऋषभ के ऊपर हुए हमले की जांच सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने जब सपना और राजू के चैट चेक किए तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। अंतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया
कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, इसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सत्येंद्र यादव हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर है, और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसे दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश लाइव। इस वक्त की खबरों में